आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने वाले हैं जो जो सच में हमारे सोचने के पूरे ढांचे को हिलाकर रख सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर बाहर की दुनिया में आज़ादी ढूंढते हैं, लेकिन आज का हमारा फोकस इंसान के अंदर की दुनिया पर है। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का आधार है जिद्दू कृष्णमूर्ति की बेहद चर्चित किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन, यानी ज्ञात से मुक्ति। और इसके मुख्य विचारों को हम शब्दसार द्वारा तैयार किए गए एक शानदार सारांश के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये खोजना है कि क्या कोई इंसान सच में अपने अंदर के डर, दुख, ईर्ष्या और उन तमाम मानसिक उलझनों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है, जो उसे दिन रात अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, है ना? हाँ। और अगर ऐसा संभव है तो उस सच्ची आजादी का असली ढांचा कैसा होता है? उसका आर्किटेक्चर क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम दुनिया में बदलाव या किसी क्रांति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही कि सिस्टम बदलना है, सरकारें बदलनी है या समाज को सुधारना है। बिल्कुल। लेकिन कृष्णमूर्ति का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि असली क्रांति बाहर की दुनिया में होती ही नहीं है। तो फिर कहाँ होती है? वो इंसान के भीतर घटित होती है। जब तक इंसान ज्ञात से, यानी अपने नोन से, अपनी पुरानी यादों, अनुभवों और मान्यताओं से बंधा हुआ है, तब तक वो सच में आजाद नहीं है। मतलब जब तक हम अतीत का चश्मा पहने हुए हैं तब तक नई दुनिया नहीं देख सकते। एकदम सही। और यही वो पॉइंट है जहां से हमारी सारी मानसिक उलझनें शुरू होती हैं। अगर हम इंसान के रोजमर्रा के जीवन को देखें तो सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो हमेशा अपने अतीत के चश्मे से ही आज को और आने वाले कल को देखने की कोशिश करता है। और यही वो ज्ञात या द नोन है जिसका जिक्र किताब में किया गया है। हाँ, जब कोई इंसान अपने पुराने अनुभवों के आधार पर ही अपने हर नए दिन को जीता है तो वो असल में कुछ नया नहीं कर रहा। वो बस एक ही लूप में, एक ही दायरे में गोल गोल घूम रहा है, जैसे कोई फंसी हुई रिकॉर्ड प्लेयर की सुई हो। बिल्कुल वही। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है कि क्या इंसान कभी भी इस साइकिल से बाहर निकल सकता है? क्योंकि अगर वो इस ज्ञात के पिंजरे से बाहर नहीं निकलता तो चाहे वो कितनी भी बाहरी आजादी पाले, वो मानसिक रूप से गुलाम ही रहेगा। यानी सच्ची स्वतंत्रता की नींव तभी रखी जा सकती है जब हम इस ज्ञात के भारी बोझ को समझें और उससे खुद को पूरी तरह से अलग कर सकें। सही कहा। इस बात ने मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि जब भी हम आज़ादी शब्द सुनते हैं तो एक आम धारणा क्या होती है कि अपनी मर्जी चलाना। हाँ, यही ना कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। अगर मन किया कुछ बोलने का तो बोल दिया, मन किया जॉब छोड़ने का तो छोड़ दी। आज के समय में इसे ही सबसे बड़ी आजादी माना जाता है कि हमारे पास चॉइस है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इस सारांश को पढ़ा तो इसने आज़ादी की इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिसे इंसान आज़ादी समझकर अपनी मनमर्जी कर रहा है वो असल में आज़ादी है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी इंसान को अचानक बहुत तेज गुस्सा आ गया। उस गुस्से में आकर उसने किसी को बहुत बुरा भला कह दिया। और फिर बाद में वो इंसान खुद से कह सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से उसे वो सब कहा, मैं आजाद हूं अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? वो इंसान अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा था, वो तो बस अपने अंदर उठे गुस्से के एक पैटर्न पे रिएक्ट कर रहा था। मतलब उसका वो गुस्सा किसी पुरानी कंडीशनिंग या किसी पुराने अनुभव का नतीजा था। हाँ, इसी तरह मान लीजिए कोई इंसान किसी मीटिंग में बैठा है और वो किसी डर के कारण अपना ओपिनियन नहीं रखता, चुप रह जाता है। हाँ, तो वो भी एक रिएक्शन ही हुआ। एकदम सही। ये दोनों ही स्थितियां इंसान को अंदर से कंट्रोल कर रही हैं। किताब में ये बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब मन पूरी तरह से स्पष्ट हो, क्लियर हो, जब कोई उलझन ना हो। हाँ, जब मन एकदम साफ होता है तभी इंसान बिना किसी पुरानी कंडीशनिंग के पूरी जागरूकता के साथ कोई एक्शन ले पाता है, न कि सिर्फ रिएक्शन देता है। सुनने में तो ये बहुत सही लगता है, लेकिन असल जिंदगी में उस कंडीशनिंग से बचना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंडीशनिंग की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हाँ, क्योंकि जब एक इंसान जन्म लेता है तभी से उसे कंडीशन करना शुरू कर दिया जाता है। इस सारांश में ये बहुत ही बेबाकी से बताया गया है कि कैसे धर्म, समाज,
परिवार और यहाँ तक कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो इंसान के दिमाग को एक खास सांचे में ढालने का काम करती है। एक बच्चा तो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह पैदा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उस पे बहुत कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। और ये लिखाई इतनी गहरी होती है कि वो इंसान उसी को अपना असली स्वभाव मान बैठता है। बिल्कुल, इंसान खुद को अलग अलग लेबलों से जोड़ लेता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं भारतीय हूँ, अमीर हूँ या गरीब हूँ। ये सब वो पहचान है जो इंसान को बाहर से मिली है। हाँ, और इंसान इन लेबलों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे यही उसकी पूरी दुनिया हो। लेकिन यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। क्योंकि जहाँ एक पहचान है, जहाँ एक लेबल है, वहाँ तुरंत एक विभाजन आ जाता है। एकदम सही, ये विभाजन कि ये मैं हूँ और वो तुम हो। और मनोविज्ञान हो या इतिहास, दोनों यही बताते हैं कि जहाँ भी विभाजन होगा वहाँ अनिवार्य रूप से टकराव और संघर्ष तो होगा ही। मतलब ये जो हम दुनिया भर में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, उन सब की जड़ कहीं ना कहीं ये लेबल ही हैं। बिल्कुल। अगर ये सच है तो यहाँ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है कि क्या किसी इंसान ने कभी खुद को बिना किसी लेबल के देखने की कोशिश की है? ये बहुत ही कम लोग करते हैं। बिना इस बात के कि उसका धर्म क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। अगर इन सारे लेबलों को एक एक करके हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? इंसान आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में जमीन खिसका देता है। और शायद इसीलिए हम इन लेबलों को पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि इनके बिना हमें डर लगता है। बिल्कुल, मैं यही सोचने वाली थी। वो जो खालीपन का एहसास है, उसी से इंसान सबसे ज्यादा घबराता है। और यहीं से हम चर्चा को जीवन के सबसे बड़े और सबसे जटिल हिस्से की तरफ ले चलते हैं, जो है डर। डर हर इंसान की जिंदगी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई डर लगातार चल रहा होता है। सारांश में डर की जो चीरफाड़ की गई है ना, वो बहुत ही लॉजिकल है। डर मुख्य रूप से बस दो ही जगहों से पैदा होता है, या तो भूतकाल की कोई बुरी याद या फिर भविष्य की कोई डरावनी कल्पना। अगर हम इसे रोजमर्रा के उदाहरणों से समझें तो ये बात और साफ हो जाती है। जैसे नौकरी जाने का डर, या कोई रिश्ता टूटने का डर, बीमारी या असफलता का डर। हाँ, अगर कोई इंसान रात को 3 बजे उठकर अपने भविष्य को लेके पैनिक कर रहा है, तो उस वक्त कमरे में तो कोई खतरा नहीं है। वो तो बस अपने दिमाग में किसी बॉस के ईमेल या बैंक बैलेंस को लेकर एक कहानी बना रहा है। यही तो बात है। इंसान हमेशा किसी न किसी विचार से डर रहा होता है, थॉट्स से। अगर इंसान उस पल में सोचना बंद कर दे, तो क्या वहां कोई डर होगा? बिल्कुल नहीं। विचार ही डर को पैदा करता है। अगर किसी को अतीत में कोई चोट लगी है, तो विचार उसे याद दिलाता है कि देखो कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। या फिर वो भविष्य में छलांग लगाता है और सोचता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा। अब इंसान की फितरत क्या होती है? वो इस डर से भागना चाहता है। वो एंटरटेनमेंट में, काम में खुद को डुबो लेना चाहता ताकि उसे वो डर महसूस ना हो। लेकिन किताब का अप्रोच बिल्कुल अलग है। हाँ, अगर इंसान बिना डरे, बिना भागे, सिर्फ अपने भीतर उठ रहे उस डर के विचारों को ध्यान से देखे, बस उन्हें ऑब्जर्व करे, तो वो डर धीरे धीरे खुद ब खुद अपनी ताकत खो देता है। पल की ओर बढ़ रहे हैं, वो आहा मोमेंट। बिल्कुल, एक ऐसा विचार जिसने सच में मेरे सोचने का नजरिया पलट दिया। कृष्णमूर्ति का एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी देखने वाला ही दृश्य है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब इंसान इसे पहली बार सुनता है तो लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल फिलॉसफी है। तो चलिए इसे आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आखिर ये देखने वाला और दृश्य एक कैसे हो सकते हैं? इसे समझना एक बहुत बड़ी मेंटल शिफ्ट है। मान लीजिए किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वो इंसान क्या करता है? वो कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं इस गुस्से को कंट्रोल करूंगा, मुझे शांत रहना चाहिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ। उस इंसान ने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। एक वो मैं जो बहुत समझदार है और कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरा वो गुस्सा जिसे कंट्रोल किया जाना है। इंसान को लगता है कि वो मैं जो है वो गुस्से से एकदम अलग कोई चीज है। हाँ, हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। हम खुद को एक पुलिस वाले की तरह देखते हैं जो हमारे ही अंदर के चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि हमारा वो कंट्रोल करने वाला हिस्सा अच्छा है और वो गुस्से वाला हिस्सा बुरा है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखने वाला ही दृश्य है का मतलब यह है कि जो इंसान उस गुस्से को देख रहा है, जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान खुद ही वो गुस्सा है। वो अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो मैं जो कह रहा है कि मैं इसे कंट्रोल करूंगा, वो भी तो इंसान के उसी दिमाग, उसी कंडीशनिंग और उन्हीं विचारों का हिस्सा है जिससे वो गुस्सा पैदा हुआ है। पुलिस वाला और चोर दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने अंदर ही एक झूठा बंटवारा करके एक अंतहीन युद्ध लड़ रहे हैं।
एकदम सही। हम जीवन भर अपने ही एक हिस्से को दबाने या उससे लड़ने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। और जहां बंटवारा है वहां संघर्ष तो होगा ही, जैसा कि हमने पहले लेबलों के मामले में देखा था। हाँ, जब इंसान को ये गहराई से समझ आ जाता है कि मैं और मेरा गुस्सा दो अलग चीजें नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं, तब वो झूठा बंटवारा गिर जाता है। जब कोई अलगाव ही नहीं है तो लड़ने के लिए कोई बचता ही नहीं। मतलब इंसान उस भावना के साथ बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे बदलने की कोशिश किए पूरी तरह से एक हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि केवल उस भावना को बिना लड़े देखने मात्र से वो भावना अपने आप शांत हो जाती है। इसके लिए अंदर का कोई अलगाव या संघर्ष नहीं बचता। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग बात है। अगर अंदर कोई संघर्ष ही ना हो तो मन में कितनी गहरी शांति आ जाएगी। बिल्कुल। और जब मन में ऐसी शांति और स्पष्टता हो, तभी हम जीवन के सबसे खूबसूरत लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा उलझे हुए पहलू को सच में समझ सकते हैं, और वो है प्रेम, यानी हमारे रिश्ते। हाँ, रिश्तों पर किताब का नजरिया बहुत ही दिलचस्प है। आज के दौर में जिसे हम प्यार कहते हैं, क्या वो सच में प्यार है? अगर हम मॉडर्न रिश्तों की बात करें तो सारांश में बहुत ही सीधे तौर पर एक सवाल उछाला गया है कि क्या प्रेम पोजेसिवनेस है? क्या प्रेम में ईर्ष्या की कोई जगह है? जो कि हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। हाँ, हम अक्सर फिल्मों में या अपने आसपास देखते हैं कि अगर कोई कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, तो लोग उसे बहुत रोमांटिक मानते हैं। उन्हें लगता है कि वाओ, ये मेरी कितनी परवाह करता है। लेकिन कृष्णमूर्ति इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। क्योंकि अगर हम इस तुम सिर्फ मेरे हो वाली भावना के एकदम कोर में जाएं, तो वहां प्यार नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ डर है। खोने का डर। हाँ, उस इंसान को खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, या अपनी वो पहचान खो देने का डर जो उस रिश्ते से जुड़ी हुई है। जहां खोने का इतना बड़ा डर है, वहां प्रेम कैसे टिक सकता है? इंसान अक्सर प्रेम को अपनी किसी जरूरत, मोह या डर के साथ मिक्स कर देता है। सारांश ये साफ करता है कि सच्चा प्रेम केवल तब पैदा होता है जब इंसान के मन में कोई डर न हो, दूसरे इंसान से कोई स्वार्थ या अपेक्षा न हो। जब इंसान दूसरे को अपनी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं मानता। बिल्कुल, बल्कि उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ बिना किसी कंडीशन के स्वीकार करता है। यानी जहाँ डर है, जहाँ पॉजेसिवनेस है, वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। और जहां सच्चा प्रेम है, वहां डर की कोई गुंजाइश नहीं है। एकदम सही। अगर इंसान इस बात को सच में समझ ले, तो रिश्तों को देखने का पूरा चश्मा ही बदल जाएगा। और इसी स्पष्टता और बिना डरे जीवन जीने से जुड़ी एक और चीज है, जिसे इंसान ने अपने लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। मैं बात कर रहा हूं ध्यान, यानी मेडिटेशन की। ओ हाँ, मेडिटेशन को लेकर तो बहुत गलतफहमियां हैं। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठना, अपनी सांसों पर जोर डालना या किसी मंत्र को बार बार रिपीट करना। लेकिन इस सारांश में इन सभी धारणाओं को पूरी तरह से नकार दिया गया है। और ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास या नियंत्रण नहीं है। जब इंसान ध्यान को एक टेक्निक मान लेता है, तो वो फिर से उसी ज्ञात के जाल में फंस रहा है। वो फिर से एक नतीजे की उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल, कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान असल में हर पल जागरूक रहने का नाम है। आप खाना खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या बस बैठे हैं, अपने विचारों को बिना सही गलत का फैसला किए देखना ही ध्यान है। मतलब कोई सही गलत का ठप्पा नहीं लगाना कि अरे मुझे तो बुरा विचार आ गया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, विदाउट जजिंग, बस उस विचार को आने देना और देखना, बिना इस कोशिश के कि विचारों को रोकना है या कंट्रोल करना है। तो जब इंसान सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह अपने विचारों को देखता है, बिना उनमें उलझे, तो मन की सारी हलचल अपने आप शांत होने लगती है। और सच मायने में जब मन पूरी तरह से शांत होता है, वही सच्ची ध्यान की अवस्था है। क्या बात है, मतलब जीवन का हर एक पल ध्यान बन सकता है। तो चलिए, इस पूरी विस्तृत चर्चा में हमने जो कुछ भी गहराई से समझा है, उसके मुख्य निष्कर्षों को एक साथ पिरोने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि असली क्रांति क्या है, और पूरी चर्चा के बाद ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है कि सच्ची क्रांति कभी भी बाहरी सिस्टम या दुनिया को बदलने से नहीं आती, बल्कि खुद को गहराई से समझने से आती है। और सबसे बड़ी सीख यही है कि जब इंसान खुद को गहराई से देखता है, बिना किसी डर के भागे और बिना अपनी भावनाओं को दबाए, तो उसका रूपांतरण अपने आप हो जाता है। उसे खुद को बदलने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल नहीं। यही फ्रीडम फ्रॉम द नोन का अंतिम अर्थ है। इसका सीधा मतलब है अपने अतीत से मुक्त होना, अपनी पहचान से मुक्त होना और अपने डर से मुक्त होना। केवल तभी
सच्ची स्वतंत्रता संभव है। और ये इंसान को एक बहुत ही निडर, स्पष्ट और बिना किसी संघर्ष वाले जीवन की ओर ले जाता है। और अब इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए हम एक ऐसा विचार यहाँ छोड़ना चाहते हैं जो शायद सुनने वालों को एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? हमने आज ये समझा कि हमारी सारी मान्यताएं, डर और फैसले हमारे अतीत से आते हैं। अब जरा कल्पना करें, क्या हो अगर इंसान अपना अगला कदम, अपने जीवन का अगला फैसला बिना किसी पुरानी याद या भविष्य की किसी चिंता के उठाए? बिना किसी बैगेज के। हाँ, अगर इंसान उस एक पल में अतीत और भविष्य दोनों से पूरी तरह कट जाए, तो उस एक पल में लिए गए उसके फैसले कितने अलग होंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब मन में कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, तो क्या वो शून्यता की स्थिति ही हमारा असली अस्तित्व है? सोचने वाली बात है। क्या वही वो जगह है जहां से जीवन अपने सबसे शुद्ध रूप में बहता है? इस विचार को मनन करने के लिए छोड़कर हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।